शुरुआत से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं और हम इसे महिलाओं का संवैधानिक अधिकार मानते हैं। लोकतंत्र में समर्थन और सवाल दोनों साथ चलते हैं। सबसे वंचित महिलाओं को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी आरक्षण अधूरा ही रहेगा। ये लड़ाई केवल आरक्षण की नहीं, ये लड़ाई बराबरी, सम्मान और असली लोकतंत्र की है। हमें याद रखना चाहिए, उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। मान्यवर काशीराम साहब कहा करते, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इन्हीं विचारों की कसौटी पर अगर वर्तमान महिला आरक्षण कानून को परखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि 33% आरक्षण आधी आबादी के साथ पूर्ण न्याय नहीं करता। और यदि 33% आरक्षण दे भी दिया तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि SC, ST और OBC और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा। सरकार तो कहती है कि प्रक्रिया निष्पक्ष होगी, लेकिन सवाल उठता है क्या इसके लिए सभी राज्यों का व्यापक परामर्श हुआ? क्या कोई सर्वदलीय समिति बनाई गई? क्या राज्यों की सहमति ली गई? अगर नहीं तो ये प्रक्रिया सहमति से नहीं, सख्ती से लागू की जा रही है। अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह केवल एक विधेयक नहीं है, ये भारत की लोकतंत्र की आत्मा का प्रश्न है। यह उस न्याय की परीक्षा है जिसकी नींव हमारे संविधान में रखी थी, और यह उस विश्वास का सवाल है जो देश की करोड़ों महिलाओं के संसद से जुड़ा हुआ है। सभापति जी, मैं शुरुआत से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं और हम इसे महिलाओं का संवैधानिक अधिकार मानते हैं। लोकतंत्र में समर्थन और सवाल दोनों साथ चलते हैं। मेरी तो सरकार से मांग है कि आधी आबादी 50% 33% की, उनको बढ़ा के 51% कर देना चाहिए। जब बराबरी महिलाओं को तो सदियों से नहीं मिला, जो वो बढ़ के मिलना चाहिए। सरकार की और हाउस की ये मंशा होनी चाहिए। सभापति जी, लेकिन आरक्षण से पहले सुरक्षा के बारे में तो बताना चाहिए कि NCRB का डेटा क्या कह रहा है। तमाम सरकारों में महिलाओं पर हिंसा हो रही है, इसका जवाब भी सरकारों को देना चाहिए कि जब महिला सुरक्षित नहीं होंगी तो उनके अधिकार की रक्षा कैसे होगी। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये कोई नई सोच नहीं है, ये उस परंपरा की निरंतरता है जहां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, अहिल्याबाई होलकर, फातिमा शेख, झलकारी बाई, मां उदा देवी पासी, अवंतिकाबाई लोधी, मां फूलन देवी जैसी वीरांगनाओं के संघर्ष हमारे सामने उदाहरण है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते हुए कहा था कि हम एक ऐसे संविधान को बना रहे हैं जहां हर नागरिक को समान अधिकार देगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला। हमें याद रखना चाहिए, उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था वो हिंदू कोड बिल था। उन्होंने उसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक में बराबरी, गोद लेने का पूरा अधिकार था। और इसके जब वो सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सभापति जी महोदय, 73वें 74वें संविधान संशोधन जिसके तहत अनुच्छेद 243D और 243T में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। आज लाखों महिलाएं पंचायत और नगर पालिकाओं नेतृत्व कर रही है। वो अलग बात है कि बहुत बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाती, क्योंकि हमारे समाज ने भी पुरुषों और महिलाओं की बराबरी स्वीकार नहीं किया। कहीं पिता, कहीं पुत्र, कहीं पति उनके निर्णय लेते हैं। ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया। भाषण चाहे कुछ भी दिया जाए, लेकिन सत्यता यही है। सभापति जी, मान्यवर काशीराम साहब कहा करते, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इन्हीं विचारों की कसौटी पर अगर वर्तमान महिला आरक्षण कानून को परखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि 33% आरक्षण आधी आबादी के साथ पूर्ण न्याय नहीं करता। और यदि 33% आरक्षण दे भी दिया तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि SC, ST और OBC और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में कोटे के अंदर कोटे कोई प्रावधान नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आरक्षण उन वर्गों तक सीमित रह सकता है जिनके पास पहले से ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों तक पहुंच है। ऐसे में दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं जो सबसे अधिक वंचित है वो हाशिए पर रह जाएंगी, फिर से प्रतिनिधित्व से बाहर रह जाएंगी। ये न केवल महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है, बल्कि सामाजिक न्याय की अवधारणा के भी खिलाफ। आज जरूरत है केवल आरक्षण देने की नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और समावेशी आरक्षण सुनिश्चित करने की है। आप तो कोटे में उपवर्गीकरण यानी कि कोटे के अंदर कोटे की बात करने वाले हैं, तो महिला आरक्षण में इसे लागू करने के पीछे आप लोग क्यों रह गए? क्योंकि जब तक सबसे वंचित महिलाओं को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी आरक्षण अधूरा ही रहेगा। ये लड़ाई केवल आरक्षण की नहीं, ये लड़ाई बराबरी, सम्मान और असली लोकतंत्र की है। सभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से हो रही चर्चा के बीच एक मूलभूत प्रश्न उठाना चाहता हूं। सामाजिक न्याय की वास्तविक स्थापना कैसे होगी? हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों और वंचितों समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। उसका स्पष्ट मत था कि जब तक दलित समाज में को अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उनका वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है। लेकिन परिस्थितिवश पूना पैक्ट के कारण ये मांग अधूरी रह गई, क्योंकि गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। मैं इतिहास को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उस समझौते ने दलितों को आरक्षण तो दिया, लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक आवाज छीन ली। माननीय सभापति जी,
बहुजन आंदोलन के महानेता काशीराम जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चमचा युग में भी इस व्यवस्था की सीमाओं को उजागर किया है कि कैसे वर्तमान राजनीतिक ढांचे में दलित प्रतिनिधि अक्सर स्वतंत्र नहीं रह पाते, अपने समाज से ज्यादा अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यही हाल पिछड़े वर्ग के नेताओं का भी है। अगर आप सही मायने में दलितों को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं, लाभ देना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में उन्हें संसद में सतत रूप से लाना चाहते हैं, तो वक्त आ गया कि उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधि के आरक्षण केवल एक संख्या बनकर रह जाएगा, सशक्तिकरण नहीं बन पाएगा। अगर हम सच में सामाजिक न्याय चाहते तो हमें आधे अधूरे समाधान नहीं बल्कि साहसिक और मूलभूत निर्णय लेने होंगे। उसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लोकसभा की तरह सभापति जी, राज्यसभा की सीटों में वृद्धि होनी चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें लोकसभा की सीटों के लगभग 45% है, इसलिए लोकसभा सीटों को बढ़ाने के बाद राज्यसभा की सीटें बढ़ाकर 850 का 45% यानी कि लगभग 383 सीटें होनी चाहिए। सरकार ने अगली जनगणना में, जब गृह मंत्री बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना कराएंगे, वादा किया था अगली जनगणना में SC ST OBC की जनगणना की जनसंख्या की गणना के बाद अब समय आ गया है कि राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भी SC ST की तरह OBC वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए, जहां जहां भी अब तक लागू नहीं है। और पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को भी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था हो, जैसे SC ST के लोगों को है। सभापति जी, हमारा संविधान कहता है कि प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, साथ ही संघीय संतुलन को भी बना रहेगा। 1976 और 2001 के परिसीमन को रोकने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि उस समय यह समझ थी कि अगर केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया तो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल, जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे वे नुकसान में चले जाएंगे। सरकार तो कहती है कि प्रक्रिया निष्पक्ष होगी, लेकिन सवाल उठता है क्या इसके लिए सभी राज्यों का व्यापक परामर्श हुआ? क्या कोई सर्वदलीय समिति बनाई गई? क्या राज्यों की सहमति ली गई? अगर नहीं तो ये प्रक्रिया सहमति से नहीं, सख्ती से लागू की जा रही है। मेरी मांग है कि परिसीमन से पहले सर्वदलीय समिति बनाई जाए, राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कोई फॉर्मूला तैयार हो। और मेरी मांग है कि राज्य पुनर्गठन के प्रस्ताव है सरकारों के पास, ये परिसीमन से पहले राज्य पुनर्गठन के बारे में सोचा जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रदेशों में उनका भला नहीं हो सकता है। इसलिए बेहतर प्रदेश बनाने के लिए हमें पुनर्गठन के बारे में सोचना चाहिए। सभापति महोदय, महिला आरक्षण कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, महिलाओं का अधिकार है, इसे वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। और अखिलेश जी, सभापति जी खत्म करते हुए, अखिलेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, राजनीति में वन वोट वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत पर लोकतंत्र टिका हुआ है। आप देखिए कि दिल्ली की आबादी क्या है और उनको मिल क्या रहा है। हम साउथ के प्रदेशों की चिंता करते हैं, लेकिन क्या ये जो हमारा प्रदेश है, उत्तर भारत है, क्या इधर नहीं देखना चाहिए? अगर हम लोग करीब से देखेंगे अखिलेश जी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ थी उस समय, और 20 करोड़ का मतलब हमें आज 140 सीटें मिलनी चाहिए। राजस्थान के साथ भी छल हो रहा है, मध्य प्रदेश के साथ भी, बिहार छत्तीसगढ़ के साथ भी, हरियाणा के साथ भी, पंजाब के साथ भी। मेरी ये मांग है कि हम राजनीतिक भाईचारा निभाते हुए ये ना भूल जाए कि हमारे प्रदेशों के क्या हाल है। आप समझ के देखिए, एक MP कितने क्षेत्रों को कवर कर सकता है? इतनी बड़ी बड़ी लोकसभाएं बनी है। तो ये आज आवश्यकता है कि हम उत्तर का भी ध्यान रखें, हम लोग नॉर्थ का भी ध्यान रखें, और ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जिसमें उत्तर प्रदेश का जो 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, अगर ये लागू हो जाएगा तो भी वो 20 सीटों का नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इसके बारे में ध्यान रखते हुए, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को, और पिछड़े और अति पिछड़े समाज को लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था करानी चाहिए। ऐसी मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे।